हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री जो है उसके चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फेराडे का नियम। फेराडे का नियम प्रत्येक वर्ष या कई एक वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आज की क्लास में अपन इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, फेराडे का नियम क्या होता है इसे समझते हैं अपन धीरे धीरे करके। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो आप इस क्लास में फेराडे के नियम को समझ जाओगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे, जिनका पूरा नाम क्या था, माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने के लिए, विद्युत अपघटन क्या होता है भाई, तो जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, विद्युत अपघटनी क्या होते हैं, सेल, उनमें विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से जनरेट होती है उसे अपन कहते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फेराडे के नियम कहते हैं। कितने नियम दिए थे इन्होंने, दो नियम दिए थे, और इन्हीं दो नियमों को अपन फेराडे के नियम कहते हैं। अब यह नियम दो हैं, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है। अपन एक एक करके सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग हेडिंग लगाओगे मेरे साथ, फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। क्या लगाओगे, फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, इसमें डैश करके लिखिएगा। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने, माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किसकी, तो आप लोग बताओगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने के लिए, की क्रिया को समझने के लिए माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें फेराडे के नियम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओ, जिन्हें फेराडे के नियम कहते हैं, जिन्हें फेराडे के नियम कहते हैं। आगे लिखोगे, यह नियम निम्न है। मैंने इतना बताया आपको कि माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने के लिए, विद्युत अपघटन क्या होता है, जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उनमें विद्युत धारा किस प्रकार से जनरेट होती है उस क्रिया को समझने के लिए माइकल फेराडे ने दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। उन्हीं को अपन फेराडे के नियम कहते हैं, जो नियम निम्न है। चलिए, तो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रथम नियम। क्या पढ़ेंगे, प्रथम नियम। देखिए, प्रथम नियम में फेराडे ने क्या कहा कि जो किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो छड़ होती हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जो छड़ें होती हैं, उनके चारों ओर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो उन चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है या उन इलेक्ट्रॉनों से चिपक जाता है, उसका जो भार मतलब जो वजन होता है, और उस सेल में भेजे गए आवेश की क्या होता है, और उस सेल में भेजे गए आवेश की क्या होता है, वो समानुपाती होता है। उस सेल के आवेश की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये किसका, आपके फेराडे का प्रथम नियम रहा है, ठीक है। तो चलिए, इस पहले नियम को लिखते हैं। क्या करते हैं, इस पहले नियम को लिखते हैं। पहले नियम क्या लिखोगे, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, किसी विद्युत अपघटन सेल में एक इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार उस सेल में भेजे गए आवेश के समानुपाती होता है। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिखिए, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में क्या होने वाले, तो एक उसके इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों पर, विद्युत अपघटनी सेल के
विद्युत अपकरणीय सेल के इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार उस देखिए किसी विद्युत अपकरणीय सेल में उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार जो होता है भार और उस सेल में भेजे गए आवेश और उस सेल में क्या जो अपन आवेश भेजते हैं देखिए और उस सेल में भेजे गए आवेश के समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है। पहला नियम आपको समझ में आया। पहले नियम में आप जो फैराडे उन्होंने क्या बताया, पहले नियम में उन्होंने इतना बताया है, क्या बताया है कि प्रथम नियम में इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपकरणीय सेल में उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार और उस सेल में भेजे गए आवेश के क्या होता है समानुपाती होता है। इतनी चीज समझ में आई। आप इसमें अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात करके लिखोगे इसी बात को, एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं वेट। तो वेट के लिए लिखेंगे अपन W, समानुपाती हो जाएगा किसके उस सेल में भेजे गए आवेश के, आवेश को इंग्लिश में क्या लिखते हैं Q। तो W समानुपाती क्या हो जाएगा Q। यही तो इसमें क्या है, इसी की तो बात करता है इसमें। अब आप लोगों को पता है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब जब बराबर का निशान आता है और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और साथ में क्या आती है एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो अपन इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं W बराबर ZQ। W बराबर क्या है ZQ। अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे W बराबर लिख सकते हो आप क्या है, W बराबर लिखिए यहाँ पे, Z बराबर लिखिए आप पहले तो, Z क्या है यहाँ पे, तो Z बराबर आप लिखोगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और जो Q आवेश होता है उसका फॉर्मूला होता है IT। IT का मतलब क्या है, I का मतलब एम्पियर मतलब विद्युत धारा और T का मतलब टाइम सेकंड, ठीक है। तो Z, अब इस Q का मान मैं इसमें रखना चाहता हूं, तो W बराबर Z, Q की जगह पे क्या लिखेंगे इंटू I इंटू T, ठीक है। यदि एक बात बताइए मेरे को, यदि मैं क्या करता हूं इस I बराबर मान लेता हूं 1 एम्पियर, I बराबर कितना मान लेता हूं 1 एम्पियर मान लेता हूं और टाइम T बराबर मान लेता हूं 1 सेकंड, कितना मान लेता हूं 1 सेकंड। यदि मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं, यदि कोई भी एक विद्युत अपकरणीय सेल में उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, तो उस कंडीशन में आप बताओगे W बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताओगे Z इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब एक का इसमें गुणा होगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा W बराबर Z, W बराबर क्या हो गया Z। तो यहां आप लिखोगे W बराबर, यहाँ W बराबर क्या है, तो आप लोग बताओगे सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। W बराबर क्या है, सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। आगे Z बराबर क्या है, तो Z बराबर लिखोगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इतनी बात समझ में आई आपको। दो चीजें बताई मैंने आपको, W बराबर क्या है इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार और Z बराबर क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी बखूबी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है।
चलिए अब अपन क्या समझते हैं इसमें, विद्युत रासायनिक तुल्यांक समझते हैं। इसको पहले द्वारा समझ लेते हैं। द्वारा समझने में क्या जा रहा है अपना, तो प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपकरणीय सेल में उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं, इसीलिए मैंने W लिखी है, और उस सेल में भेजे गए आवेश को क्यों लिखते हैं, तो इन दोनों की क्या होता है समानुपाती, बीच में समानुपाती चिन्ह लगा दिया है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर का निशान आता है, एक नियतांक वैल्यू आती है जिसे मैं Z मान लेता हूँ। अब यहाँ पे Z क्या है, तो आप लोग बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का काम कर रहा है। अब Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q जो आवेश होता है वो, इसका मतलब यही होता है कितने एम्पियर की विद्युत धारा कितने समय के लिए आपने प्रवाहित की है, वही उसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो इस आवेश का मान यहाँ पर रख दिया I इंटू टी। यदि मैं मान लेता हूँ I बराबर 1 एम्पियर है, T बराबर 1 सेकंड है, तो उसमें W बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ, W इंटू 1 तो एक का जब आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हो तब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार W है, और Z बराबर क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यदि आपसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछता है, यदि आपसे क्या पूछता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग बनाओगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, आप ऐसे समझिए इस चीज को। यहाँ पर देखिए पदार्थ एकत्रित होने वाले पदार्थ के भार किसके बराबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। तो इसमें कब है, जब सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई है, उस कंडीशन में आपका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह किसके बराबर है, एकत्रित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ के भार के क्या बराबर है। तो क्या लिखोगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाह भेजी जाए या प्रवाहित की जाए, क्या लिखोगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में यदि किसी, ऐसे लिखिए, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए भेजी जाए या प्रवाहित की जाए, भेजी जाए या प्रवाहित की जाए। क्या कहा मैंने, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए भेजी जाए या प्रवाहित की जाए, तो उस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहा मैंने, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए या भेजी जाए, तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, ही क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। आगे लिखिए, यहां पर लिख सकते हो, तथा इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे Z से क्या करते हैं, प्रदर्शित मतलब डिनोट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यहाँ तक हो गया। अब इसका आप एक संपूर्ण स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी लिखा हो। यदि आपसे फैराडे का प्रथम नियम पूछता है तो केवल आपको यहाँ तक लिखना है, आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। आपको यहाँ तक विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैराडे का यह आपसे प्रथम नियम पूछा जाता है, आपको मैंने प्रथम नियम कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अपन सेकंड नियम पढ़ेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर बनाओगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, आगे चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम तो अपन ने पढ़ लिया। अब कौन सा नियम पढ़ना है, दूसरा वाला नियम पढ़ना है। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वह भी अलग चीज को, एक अलग टॉपिक को समझने के लिए उन्होंने दिया है। तो इन दोनों नियमों को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको फैराडे का नियम समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका फिर फैराडे का नियम। तो द्वितीय नियम क्या है, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब उनके और उनमें एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए भेजी जाए तब उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का बल उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। क्या आईडी बनाओगे, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। फैराडे के द्वितीय नियम में क्या कहा इन्होंने, जो फैराडे का प्रथम नियम था उन्होंने एक विद्युत अपघटनीय सेल पर दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, फैराडे का जो दूसरा नियम है, मतलब जो माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक थे उनके कितने नियम थे, दो। पहला नियम केवल एक विद्युत अपघटनीय सेल पर दिया गया, लेकिन दूसरे नियम में इन्होंने बहुत सारे सेलों को, बहुत विद्युत अपघटनीय सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। किस क्रम में जोड़ लिया, आप लोग बताओगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। आप श्रेणी क्रम का मतलब आप बखूबी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। अब उनमें एक समान की विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की, सभी में एक समान विद्युत धारा, मतलब सभी सेलों में, जैसे एक में 10 एम्पियर है तो दूसरे में भी 10 एम्पियर, और समान समय। समान समय का मतलब होता है यदि एक में 10 सेकंड के लिए तो दूसरे वाले में भी 10 सेकंड के लिए। तो इसमें क्या कहा, बहुत सारे विद्युत अपघटनीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया और उनमें एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की गई। एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए क्या की गई, तो प्रवाहित की गई, एक समान समय के लिए प्रवाहित की गई। तब उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले उनका जो पदार्थ का भार है, एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार उनके जो उनके रासायनिक तुल्यांक होता है, क्या होता है उनका जो रासायनिक तुल्यांक होता है उसके क्या होती है, बराबर होती है। उसकी क्या होती है, बराबर होती है या समानुपाती होती है, ठीक है। लिखिए, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को ऐसे नियम के अनुसार, देखिए अभी लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, मैं इस लाइट को संभालता हूँ जिसमें आपको क्वालिटी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बना रहना है क्लास में, 1 सेकंड वेट करना है। चलिए अब अपन समझते हैं, थोड़ा आपको क्वालिटी कम देखने को मिल सकती है या बोर्ड पे शेडो वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत ना, आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करोगे, फैराडे का कौन सा नियम पढ़ना है अपन, दूसरा नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या कहा, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को, क्या लिखोगे इसमें, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को, यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब जब किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को, या जब बहुत से आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपको 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होगी। तो जब किसी विद्युत अपघटनीय सेलों को किस क्रम में जोड़ दिया जाए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उनमें एक समान विद्युत धारा, और उन सभी में एक समान विद्युत धारा, क्या लिखोगे आगे, और उनमें
एक समान विद्युत धारा, एक समान विद्युत धारा, एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए। देखिए, जब क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनीय चरों को श्रेणी क्रम में पहले जोड़ा जाएगा और उनके में एक समान जो विद्युत धारा है वह एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, या फिर क्या किया जाता है, भेजी जाए, तब उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार, तब उनमें एकत्रित होने वाले जो उनके पदार्थ का क्या है, भार है, वह उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा। भार तथा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, तथा उनके रासायनिक तुल्यांक के मतलब इक्विवेलेंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई। क्या कहा मैंने, दूसरे नियम में इन्होंने बताया कि किन्हीं विद्युत अपघटनीय सेनों को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो और उनमें एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित करते हो, तब उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले जो उनके पदार्थ का भार है तथा उनका जो रासायनिक तुल्यांक है वह उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी चीज को आप अर्थात करके थोड़े शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, मर्ज करके, अर्थात आप लिख सकते हो एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार W समानुपाती किसके, तुल्यांक के, इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, E। क्या लिख देते हैं, E। तो W समानुपाती क्या हो गया आपका, E। क्या हो गया, W समानुपाती E। ठीक है। अब इसी चीज को जब आप यहाँ से क्या करोगे, हटाते हो, तो W हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का निशान आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी K, जिसे अपन क्या बोलेंगे, K, और आगे क्या आएगा, E। क्या आएगा, K, और आगे क्या आएगा, E। अब आप यहाँ पे बता सकते हो K बराबर क्या है, चूंकि K बराबर क्या है, नियतांक है। K बराबर क्या है, आप लोग बताओगे, नियतांक है। अब यार इसमें क्या एक सेल है, तो आप लोग बताओ, नहीं एक सेल नहीं है भाई सर, इसमें तो दो या दो से अधिक सेल है भाई। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो दो सेलों को दो जोड़ोगे या दो से अधिक सेलों को भी जोड़ सकते हो। तो अपन पहले से दो सेलों पर समझ लेते हैं, उसके बाद उसी के आधार पर आगे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, केवल दो ही सेलों में आपसे पूछेगा। तो अब क्या लिखोगे, प्रथम सेल के लिए, किस सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए क्या होगा, जो W1 है, W है बराबर KE। ये तो कहां से आ गया, फॉर्मूले यहीं से आया है, ये तो कहां से आया, यहीं से। लेकिन यदि अपन बात कर रहे हैं प्रथम सेल की, तो प्रथम सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर W1 कर दीजिए और यहाँ पे E1 कर दीजिए। आप लोगों को K1 नहीं करना है। K1 क्यों नहीं करना है, क्योंकि K एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का कोई मान नहीं होता है, जिसे अपन एनुमन मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे W बराबर क्या हो गया, W1 बराबर KE1, प्रथम सेल के लिए हो गया। इसको आप समीकरण मानिए 1, समीकरण कितना मानोगे, 1। आगे लिखोगे द्वितीय सेल के लिए, दूसरे वाले सेल के लिए ये चीज हो जाएगी W2 बराबर KE2, समीकरण मानोगे इसको 2, W2 बराबर KE2। इतनी बात समझ में आ गई। अब समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण जो 1 है उसमें समीकरण 2 का क्या दे दीजिए, भाग। आगे लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या करना है आपको, समीकरण 2 का भाग दे देना है। समीकरण 1 लिखिए W1 बराबर KE1,
समीकरण 2 का भाग दोगे तो कैसे बनाओगे, W1 के नीचे क्या आ जाएगा W2 और इसके E2 के नीचे के E1 के नीचे के E2, के से क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बचेगा W1 बराबर अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। इतनी बात समझ में आई। दो सेलों का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है यह क्या है इतना है, ठीक है। अब इसमें लिखोगे यहां, अगला स्टेप में आगे लिखता हूं, क्या लिखोगे यहां लिखोगे यहां आप लोग मेरे को बताओगे W1 बराबर क्या है। तो W1 है तो प्रथम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार क्या है, प्रथम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार लिखिए। तो प्रथम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। W1 क्या हो गया, प्रथम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। W2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर W2 कर रहा है तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 2 बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय सेल के इलेक्ट्रॉनों पर द्वितीय सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। W2 बराबर क्या हो गया, द्वितीय सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। अब इसमें क्या रह रहा है, E1 रह रहा है और E2 रह रहा है। तो E1 क्या है, प्रथम सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक है। E1 क्या है, प्रथम सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक। E1 बराबर प्रथम सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक। अब क्या लिखोगे, E2 और रह रहा है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक। देखिए अपन को इसमें जो चीजें हैं, W1 बराबर W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बता सकते हो। दिख ही रहा है तो फिर क्या करना है आपको, अब इनके क्या लिखते हैं चीजें लिख दी, मतलब W1 बराबर क्या है, तो प्रथम सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। W2 बराबर क्या है, द्वितीय सेल के इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार। E1 क्या है, प्रथम सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक। E2 क्या है, द्वितीय सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक। आपको इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई है तो आपको आपका फैराडे का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। फैराडे का विद्युत अपकरण संबंधी कितने थे, दोनों में से दूसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी बहुत सारे विद्युत अपकरणीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ देते हो और उनमें एक समान विद्युत धारा एक समान समय के लिए प्रवाहित करते हो, तब उनके इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का भार उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती E, रासायनिक तुल्यांक को इक्विवेलेंट कहा जाता है, तो W समानुपाती A। तो W बराबर क्या हो गया, Ke, नेतांक आ गया, K बराबर क्या है, नेतांक। प्रथम सेल के लिए W1 बराबर Ke1, द्वितीय सेल के लिए W2 बराबर Ke2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, समीकरण 1 ऊपर लिखा है, समीकरण 2 से भाग देना है, समीकरण 2 नीचे लिखोगे। K से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर को बना सकते हो। और यदि आप क्लास में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आया तो मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया है। चलिए तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, सी यू।